बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ेंगे और जैसे कि चैप्टर नंबर 13 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, द फर्स्ट थिंग अबाउट अ मैग्नेटिक मटेरियल इज़ या मैग्नेटिक फील्ड इज़ दैट कि मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द या किसी भी मूविंग चार्ज के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिज्म के लिए करंट्स यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन एक रीज़न है। अच्छा, मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म आपको क्या कह रहा है? मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म आपको ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिज्म की बेसिक वजह है तो वो है रिवॉल्विंग एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब अगर आप एटम का मुआयना करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो देखें, एटम में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन दी सर्कुलर पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हियर इज़ दैट इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग मोशन कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन अगर हम कंसिडर कर लें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एस एरो की डायरेक्शन में अपवर्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑर्बिटल मोशन कंसिडर कर लें तो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी इट इज़ अ करंट इन अ लूप बेसिकली। तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको मैं बी नॉट कह देता हूँ ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बी एस कह देता हूँ स्पिनिंग मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मॉडर्न व्यू है वो हमें ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिज्म की वजह है एटॉमिक लेवल पर बेसिकली वो स्पिनिंग और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं मॉडर्न थ्योरी के, वो हमें ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है तो सब्सटेंस के नॉन मैग्नेटिक होने की वजह क्या है। अब देखें यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखें ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा तो नीचे साउथ पोल होगा। इसका मतलब अगर आप ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी ज़ात में खुद एक मैग्नेटिक डायपोल है। इलेक्ट्रॉन इज़ अ मैग्नेटिक डायपोल। फिर अगर आप देखें तो एटम भी, उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एटम भी अपनी ज़ात में एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज्ड क्यों नज़र आते हैं फिर? अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंसेस के अनमैग्नेटाइज्ड होने की वजह ये होती है कि मैग्नेटिक डायपोल्स आर randomly oriented. Magnetic dipoles are randomly oriented such that they cancel the effect of each other. मैग्नेटिक डायपोल्स ऐसे रेंडमली ओरिएंटेड होंगे कि वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, इसीलिए हमें सब्सटेंस जो है वो अनमैग्नेटाइज्ड नज़र आएगा। अच्छा, अब इसी तरह इसी को अगर आप कंटिन्यू करें तो फिर सब्सटेंस के मैग्नेटिक होने की क्या वजह होगी? सब्सटेंस के मैग्नेटिक होने की वजह ये होगी कि वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हर एटम में रिवॉल्विंग और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो हम लिख सकते हैं कि नो सब्सटेंस इज नॉन मैग्नेटिक। कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो नॉन मैग्नेटिक हो नेचर में। लेकिन अगर वो मैग्नेटिज्म शो करेगा तो उसकी वजह क्या होगी? नेट मैग्नेटिज्म शो करने की वजह ये होगी कि मैग्नेटिक डायपोल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिज्म ना शो करने की वजह ये होगी कि नेट मैग्नेटिज्म ना शो करने की ये वजह होगी कि मैग्नेटिक डायपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर ये याद रखिए कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 2 times the magnetic field due to orbital motion of electron। तो इसका इस क्लॉज से क्या पता चल रहा है कि बेसिकली स्पिनिंग मोशन इन पार्टिकुलर, स्पिनिंग मोशन इन पार्टिकुलर is responsible for magnetism of a substance। अच्छा, मैंने ये तो बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पिनिंग मोशन की वजह से, वो ऑर्बिटल मोशन की मैग्नेटिक फील्ड से 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। हियर इज़ अ पॉइंट। लेकिन ऐसा क्यों है? तो दिस इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि जो स्पिनिंग मोशन की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म है तो वो मेनली स्पिनिंग मोशन की वजह से है। तो ये हमारे पास मॉडर्न व्यू है मैग्नेटिज्म का। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मैग्नेटिज्म की बेसिस पर मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करें तो if you classify the materials on the basis of magnetism then you have 3 classes of materials। देखें, जैसे आपने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ी जो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है, तो उसके मुताबिक सॉलिड्स जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से 3 किस्म के हैं। वो इंसुलेटर हैं, कंडक्टर हैं या सेमी कंडक्टर हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास 3 किस्म की टाइप्स हैं। एक क्लास है आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, जिसको इस फिनोमेना को हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। दूसरी क्लास है आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, उस क्लास ऑफ मटेरियल से ताल्लुक़ रखने वाले पैरामैग्नेटिज्म के फिनोमेना को फॉलो करते हैं। और तीसरी क्लास है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, जो फेरो मैग्नेटिज्म के फिनोमेना को फॉलो करते हैं। इन तीनों को ज़रा कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे। ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है। MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, इससे MCQs भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ये याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बात और ये बात। अच्छा, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, वी हैव 3 क्लास ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट वन वी हैव डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनको मैं अरेंज करता हूँ। तो हियर इज़ द अरेंजमेंट। आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो डायमैग्नेटिज्म के फिनोमेना को फॉलो करेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो पैरामैग्नेटिज्म के फिनोमेना को फॉलो करेंगे, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो फेरोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना को फॉलो करेंगे। अच्छा, फर्स्ट थिंग, diamagnetic materials are those materials which when placed in external magnetic field will be weakly repelled by the external magnetic field। यानी these materials are magnetized in a direction opposite to the applied magnetic field। ये बातें मैं आपको बताता हूँ। when placed in external magnetic field they are weakly repelled।
जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपेल होंगे, ठीक है। सेकेंडली ये कि दे आर मैग्नेटाइज्ड, वजह क्या है, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा कैसे, फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है विच इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दे रहा है, और आपका ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज तो हुआ है लेकिन इसका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। अच्छा आप देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल में जो पैदा हुई है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो ये वीकली मैग्नेटाइज हुआ है लेकिन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा इसका मतलब ये देखें आप, ये ओबे कर रहा है लेंज लॉ को, यानी इसके ऊपर हमने फ्लक्स पहले अगर ज़ीरो था और अब फ्लक्स इंक्रीज़ किया है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है। इसने क्या किया, इन रिस्पॉन्स एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। इसका मतलब दे ओबे लेंज लॉ। अच्छा इसके अलावा इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यानी आप इनके टेम्परेचर को चेंज करें तो इनकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो देयर मैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयर मैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर से इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब ये कि इनके मैग्नेटिज्म की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, ना इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है। अच्छा दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, दे डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते। तो व्हाट इज़ क्यूरी लॉ, अब पहले ये समझना पड़ेगा कि क्यूरी लॉ क्या है। तो लेट मी डिस्क्राइब इट हेयर, व्हाट इज़ क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ बहुत सिंपल सा है। क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट the magnetization of a material, the magnetization of a material is directly proportional to the externally applied magnetic field if, अब दो कंडीशंस रखती हैं, किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है यानी वो कितनी हद तक मैग्नेटाइज हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। और वो दो कंडीशंस क्या हैं, वन, टेम्परेचर मस्ट बी वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे आप चेक करें। सेकेंडली द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी वेरी स्मॉल। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। तो ऐसे हालात में मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। अब क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते, उनका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करेंगी। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं पहचानूँ कैसे कि कौन सा मटेरियल जो है वो डायामैग्नेटिक है, कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक है। तो जैसे आप जानते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या पहचान होती है, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते, तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैसे ही डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमारे पास ये निशानी होती है कि अगर सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो डायामैग्नेटिक है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो फिर वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा मिसाल देता हूँ मैं आपको,
मिसालें तो बहुत सी हो सकती हैं, तो आप उसमें सिल्वर ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, ठीक है। और कॉपर आयन, रिमेंबर ये बुक में भी गलती हुई, मेरे नोट्स में मुझसे थोड़ी गलती होगी, इसमें कॉपर आयन आता है, कॉपर नहीं आता। मैं ज़रा एटॉमिक नंबर लिख के आपको वजाहत देता हूँ। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली 29 है, और जो कॉपर आयन है उसके एटॉमिक नंबर को अगर आप देखें तो वो तो 28 होगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। तो यहाँ पे आप देखें 6 + 2 + 2 10, 2 12, 6 18 एंड 10 28। तो आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए ये क्या शो कर रहा है, डायामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। अच्छा, इसकी निस्बत हम फिर एनालिसिस करेंगे कि कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। अब पैरामैग्नेटिज्म में जाने से पहले एक बात और सोचेंगे कि अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई। देखिए, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो मैं ये 3d10 के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स को ज़रा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यू हैव पहले तो सेम स्पिन के साथ ऑर्बिटल्स को फिल्ड करें, 1 2 3 4 5। अब ऑपोजिट स्पिन, तो देखें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग मोशन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी स्पिनिंग मोशन की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो मैग्नेटिज्म तो होगा नहीं। तो फिर ये मैग्नेटाइज कैसे होता है और मैग्नेटिज्म शो कैसे करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देयर मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू चेंज इन देयर मैग्नेटिज्म इज़ ड्यू टू चेंज इन orbital motion of electrons। यानी कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनके ऑर्बिटल मोशन की स्पीड इफेक्ट होगी। तो इनका मैग्नेटिज्म इनके ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है, स्पिनिंग मोशन की वजह से नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं और इसी रिदम में पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को टारगेट करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में फर्स्ट क्लास इसी तरह, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर वीकली अट्रैक्टेड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड। अगर आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीकली अट्रैक्ट होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ जिसको डायामैग्नेटिज्म की समझ आ गई उसको पैरामैग्नेटिज्म और फेरो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपेल्ड था तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें, मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, यहाँ पे लिखना था दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। देखें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम वाइज आसानी पैदा कर देता हूँ। ये क्लास है डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब जब मैग्नेटिक मटेरियल होंगे तो उनकी फील्ड एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसीलिए एक और निशानी क्या होगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, दे डू नॉट ओबे लेंस लॉ। ये लेंस लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ठीक है जी। फिर आप देखें देयर मैग्नेटिक फील्ड इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसका मतलब अगर यहाँ पे बात की जाए तो दे विल ओबे क्यूरी लॉ। ये क्यूरी लॉ को ओबे करेंगे। और
they have unpaired electrons. They have unpaired electrons. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोवर्सी ये देखें, कॉपर आयन है और यहाँ पे कॉपर आ जाएगा, ये कंट्रोवर्सी है यहाँ पे थोड़ी सी। तो कॉपर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम आप ले सकते हैं, इसी तरह आप सोडियम ले सकते हैं, आप क्रोमियम ले सकते हैं। सोडियम का आप क्विकली लिख सकते हैं। सोडियम को अगर आप लिखना चाहें तो देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम के लिए जब हम लिखेंगे तो वी हैव 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिज्म कास्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है वो ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है, देयर मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ज़रा कॉपर में आते हैं और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं। तो कॉपर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे तो वी हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब n+l रूल के मुताबिक आपके पास आना चाहिए 4s2 और फिर 3d9, लेकिन आता है 3d10 और 4s1। अब यहाँ पर वजह ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो n+l रूल के मुताबिक इस फॉर्मेट में आता। अगर आप n+l रूल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं तो उसके मुताबिक सारा यही होता, ये सारा फॉलो होता, लेकिन आता 4s1 3d9। ये जी 4s1 और 3d9 दोनों में अगर आप देखें, गिन लें तो 2 + 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 28 एंड 29। यहाँ पे भी अगर आप गिन लें तो बात वही है, यहाँ तक आपके पास 20 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ये एक 20 और 9 29 आ जाएगा। ठीक है, लेट मी काउंट इट अगेन, 1s2, 2s2 4 और 6 10 12 और here we have 6 18 and then 10 28 and 1 29। here we have 18 then 1 19 and then 9 28। अच्छा, ये आ जाएगा 4s2, दिस इज़ 4s2 and then we have 3d9। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन n+l रूल के मुताबिक इस तरह आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं केमिस्ट्री भी एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो इसको ज़रा इस डिटेल से डिस्कस करते हैं। कॉपर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो लेट वी राइट इट अगेन। कॉपर 29, वी हैव 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d एंड देन 4s। तो अब n+l रूल को जब आप फॉलो करते हैं तो इट मूव्स लाइक दिस। पहले आप इसे फिल करेंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे आएंगे। यहाँ पे आपके पास 4p 4d। अब अगर n+l रूल को फॉलो करते हुए मैं चलता तो बात 3p6 तक ठीक थी। पहले मैं 4s2 को फिल करूँगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो 2 4 10 12 18 19 20 8 इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो ये हो गया 3d9। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो इट विल लुक लाइक दिस। हियर इज वी हैव 4s2 and then we have 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब यहाँ पे देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिज्म कॉज करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी उस वक्त ज़्यादा होगी जब हमारे पास या तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हों। यानी अगर मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखूं तो कुछ यूँ लिखूँगा कि ज़्यादा स्टेबिलिटी कब अचीव होगी, एक्सचेंज रिलेशंस हमारे पास ज़्यादा कब होंगे, जब ये वाली सिचुएशन हो, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, और ये जो 4s है ये हाफ फिल्ड हो तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपका कन्फिगुरेशन 3d9 और 4s2 ये लेस स्टेबल है इस कन्फिगुरेशन से जिसमें आपके पास 3d10 और 4s1 आता है। इसीलिए जब आप कॉपर आयन में जाते हैं, ठीक है, तो कॉपर आयन में क्या सिचुएशन होगी, कॉपर आयन में 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसको जब हम फिलअप करना शुरू करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। अब ये हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है और s में जो इलेक्ट्रॉन था वो ओमिट हो गया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हेयर इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 3d10 कंप्लीट हो गया। अब अगर 4s को देखें तो वो तो एम्प्टी है, तो स्टेबिलिटी ये देखें कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक है, जबकि कॉपर 29 दिस इज पैरा मैग्नेटिक। तो अगर आप n+l रूल को फॉलो करते तो क्या सिचुएशन होती फिर आपके पास ये सिचुएशन होती कि यहाँ पे आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से चला जाता। तो अब देखें ये सिचुएशन जो है n+l रूल को अगर आप फॉलो करते हुए देखें तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप कॉपर आयन लेंगे तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर तो कॉपर आयन को पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन कॉपर आयन है बेसिकली डायामैग्नेटिक। तो इसलिए इस ट्रिक को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा कि कॉपर आयन जो है वो डायामैग्नेटिक है और कॉपर 29 जो है वो पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है। ये मेरे नोट्स रहे, ठीक है, और इन नोट्स में आप यहाँ पे ये जो सेक्शन है पेज 229 पर, ये आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में आप यहाँ पे देखें मैंने कॉपर आयन में करेक्शन की है कि यहाँ पे आपके पास कॉपर आयन होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है ये कॉपर होगा। एल्यूमिनियम को आप चेक करें, क्रोमियम को, सोडियम को, इसी तरह। ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर टास्क। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी जब आपके पास स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से, तो हम कहेंगे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है। अच्छा, बाकी इनकी बात यही है कि दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो बात इनकी पैरामैग्नेटिक से मैच करेगी, ठीक है। इसी तरह थर्ड बात भी, दे डू नॉट ओबे लेंस लॉ। इसी तरह फोर्थ भी, देयर मैग्नेटिज्म इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, इनका मैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इससे हमें कुछ MCQ मिल जाएंगे। वो MCQ मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ ये भी आपकी पहली लाइन सारा MCQ है, ठीक है, ये दूसरी लाइन भी आपका MCQ है। ये बेसिकली सारे MCQ की टर्म में आपसे पूछे जाएंगे। तो इस लेक्चर को MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये सारे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कंपेयर कंट्रास्ट की वजह से इजीली याद भी हो जाते हैं। तो इसमें अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इनका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर
डिपेंडेंट है, और उससे हमें मिल जाता है एक और इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है, और वो क्या है, लेट मी डिस्कस इट विद यू ओवर हियर। क्यूरी टेम्परेचर। अब याद रखें कि टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस मैग्नेटिज्म लूज़ करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अनमैग्नेटाइज्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप उसको हीट अप करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म कम होगा, यानी उसकी मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी। तो हीट अप करने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मैग्नेटाइजेशन कम हो रही है। वो टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच ferromagnetic material becomes paramagnetic। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा, ये पास्ट पेपर्स में आ भी चुका है, इसका ख्याल रखें। अब देखें, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है उनकी, पैरामैग्नेटिक की वीक मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक है। आपने क्या किया, आपने फेरोमैग्नेटिक को हीटअप किया। जब आप हीटअप करेंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाएगी। तो अब वो टेम्परेचर जिस पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया, उस टेम्परेचर को TC यानी कि क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इसी चैप्टर में आपने क्रिटिकल टेम्परेचर भी पढ़ा था सुपर कंडक्टर्स के लिए, इसलिए दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। क्रिटिकल टेम्परेचर पर एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, और क्यूरी टेम्परेचर पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर मोर ये भी क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल उसी तरह, दे आल्सो हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होगा कि फिर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफ्रेंशिएट करने का तरीक़ाकार फिर ये होता है रिलेटिव परमिबिलिटी। जैसे आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। वन से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं आपको आयरन की एग्जांपल दूँ, सॉफ्ट आयरन का जैसे हम जिक्र करते थे, अगर ये आपके पास 99.98% प्योर हो तो इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो है वो 5000 होती है। और अगर आप इसको 99.99% तक प्योर कर लें तो फिर ये आपके पास 20,000 टाइम्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ये रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब है। तो ये किसके लिए है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए अगर लार्ज करंट इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करें, लार्ज करंट इस्तेमाल करने की बजाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लें। एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से होगी, तो दोनों फील्ड्स जो हैं वो एडअप हो जाएंगी और नेट फील्ड जो है उसकी वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा करंट, ज़्यादा खर्चा करके बड़ी मैग्नेटिक फील्ड हासिल नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह ने इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को भी इंसान की सहूलत के लिए पैदा किया। अच्छा, अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इट इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू 1 एंड इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो आप इस तरह पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में फाइनली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की फिर एक और ख़ासियत है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की एक और ख़ासियत ये है कि देखें, मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो तो इनका मैग्नेटिज्म तो होगा,
लेकिन थोड़ा वीक होगा। वो कैसे होगा कि इनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। इफ यू सी द डायग्राम दे विल लुक लाइक दिस। अच्छा, ये मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं? तो डोमेन थ्योरी हमारे पास इस सिलसिले में मौजूद है। अच्छा, डोमेन थ्योरी अब ये कहती है कि जनाब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे रीजन्स होते हैं जिनमें तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है। यानी यहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे उनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे जो है इनकी मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, दिस वन, दिस वन। यानी विद इन अ मैग्नेटिक डोमेन जितनी भी एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो इन डोमेन्स का जो साइज़ होगा, द साइज इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स, और इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट रेंज फ्रॉम size is in millimeters and number of atom ranges from 10 to power 12 to 10 to power 16। 10 to power 12 से 10 to power 16 एटम्स इस एक डोमेन में मौजूद होंगे जिनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, और इस डोमेन का साइज़ मिलीमीटर्स में। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त ज़ीरो है। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो क्या होगा? तो लेट वी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। फ़र्ज़ करें ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर क्या असर पड़ेगा? वी शैल सी दैट नाउ। तो जनाब असर ये पड़ेगा कि ये सारे डोमेन्स फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो मटेरियल जो है वो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपका ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घरों में रहें, मास्क पहने, SOPs का ख्याल करें, एंड डोंट थिंक कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है और ये गपशप है। इट्स रियलिटी, इट्स क्वाइट रियल। मेरे अपने रिलेटिव्स में डेथ हुई है कोरोना की वजह से, और इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि खुदा न ख्वास्ता आपका कोई प्यारा आपसे छूट जाए इस मुल्क बीमारी की वजह से, तो तब आपको यकीन आए। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें एंड ट्राई टू स्टे एट होम एज मच एज़ पॉसिबल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।